तो सबसे पहले देखेंगे हम अबाउट में। ओके। यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड। एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का 10 सालों से है। और आज सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन तंत्र। परिवहन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेशन टाइमिंग जो होती है 5 PM to 6 PM होती है, बट कुछ कंडीशन की वजह से जो है लेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम सर। जो हम लोग क्या रीड करने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है रीड करने वाले हैं क्या, तो अध्याय 3 यानी कि अध्याय 3 परिवहन। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, परिवहन पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक याद रखिएगा कि परिसंचरण तंत्र या वाहिकाएं तंत्र, ये पहला टॉपिक है आपके सामने। दूसरा टॉपिक क्या है आपके सामने, तो यहाँ टॉपिक दिया है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तीसरा टॉपिक है आपका क्या, महाधमनी। उसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिराएं। और पांचवा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फुसफुस सिराएं। या 5 टॉपिक जो है आज हम लोग अच्छे से रीड करने वाले हैं, क्योंकि पांचों टॉपिक जो है एक से बढ़कर एक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, परिसंचरण तंत्र या वाहिकाएं तंत्र। दूसरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, तीसरा महाधमनी, चौथा सिराएं, पांचवा जो है फुसफुस सिराएं। ये 5 टॉपिक जो है हमें क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, ताकि जो है हम अच्छे से बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सके। ओके, तो चलते हैं हम आगे और क्वेश्चन को जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ ध्यान देंगे पहला कि परिसंचरण तंत्र या वाहिकाएं तंत्र जो है हम किसे कहते हैं। यह क्लास 10th के लिए है, ठीक है। परिवहन तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र या यहाँ जो दिया गया है वाहिका तंत्र जो है हम किसे कहेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि अंगों का वह समुच्चय जो शरीर की कोशिकाओं के बीच, ठीक है, पोषण तत्व का यातायात करता है। यानी कहने का मतलब परिसंचरण का अर्थ क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे पोषक तत्वों को क्या कहता है, पहुंचाता है। उसे हम क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र कहेंगे। क्लियर हो गया कि परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे, कि हमारे शरीर में की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन तक पोषण तत्व को पहुंचाना क्या कहलाता है, हमारा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। हमारे शरीर का पीएच मान स्थिर बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का पीएच मान बढ़ने का क्या स्थिति हो सकता है। हम अगर खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ना पीएच मान बराबर रहता है। अगर पीएच मान जो है आपका शरीर का टेम्परेचर अप डाउन अगर करेगा, ठीक है, तो हम जो है सुरक्षित खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे जो है पोषक तत्व को क्या करना होता है, ग्रहण करना होता है। अगर कोई भी पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो पीएच मान यानी कि हमारा शरीर जो है सुरक्षित नहीं रह सकता, हमें तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न होना शुरू होती है। तो यही परिसंचरण तंत्र का काम होता है कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ताकि हमारा शरीर जो है बिल्कुल संतुलित बना रहे। जैसे के लिए जो है आपको दिया गया है अमोनिया अम्ल और विद्युत, यानी कि अमोनिया अम्ल भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। जैसे के लिए दिया गया है कि अपघटन गैस, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पादन आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। यानी कि यातायात करने का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना। अब देखेंगे कि हार्मोन हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो हार्मोन हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, तो यह एक जगह से क्या करेगा, दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करेगा कौन, परिवहन तंत्र। ओके, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है, बिल्कुल ही नहीं है। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही क्या है, लाभदायक नहीं है। यह क्या करेगा कि इसे जो है हमारे शरीर से क्या करेगा, बाहर की ओर निकालेगा कौन, परिसंचरण तंत्र।
अपशिष्ट पदार्थ आप समझ सकते हैं कि मलमूत्र। तो मलमूत्र भी हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। इसे भी जो है हमारे शरीर से क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो यह परिसंचरण तंत्र ही क्या करेगा कि हमें सूचना देगा, और परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जो है हम अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेंगे, बाहर की ओर निकालेंगे। यानी कि एक जगह से आप समझ लीजिए दूसरी जगह पहुंचा देना परिसंचरण तंत्र का काम होता है। केवल सिर्फ रक्त विवरण नेटवर्क ही कुछ लोगों के वाहिकाएं तंत्र मानते हैं, जबकि अन्य लोग लसिका तंत्र को भी इसे सम्मिलित करते हैं। तो लसिका तंत्र बोले या आप परिसंचरण तंत्र बोले या इसे आप रक्त वितरण नेटवर्क बोले, यह कहानी जो है सभी परिसंचरण तंत्र या वाहिकाएं की होती है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? कोई भी दिक्कत है आपको? यस या नो में मुझे जवाब दे सकते हैं कि क्लियर है, यस या नो। ठीक है, मुझे आप यहां बता सकते हैं क्लियर है, यस या नो। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या है हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आया। अब यहाँ देखेंगे कि ये सभी क्रियाएं जो है किसके वजह से होती हैं, तो हृदय की वजह से होते हैं, क्योंकि हृदय हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हृदय हमारे शरीर के सबसे जो है कि परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही जो है ना हमारे शरीर में हार्ट की जो है यानी हृदय की है जो है क्रियाएं होती है। और कैसे ये क्रियाएं होती है तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो है हमारे हृदय में दो नसें पाई जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण नसें होती है। एक होता है आपका महाशिरा, एक क्या होता है, महाशिरा, और दूसरा क्या होता है, महाधमनी। तो महाशिरा और महाधमनी ये दो महत्वपूर्ण नसें हमारे शरीर में कार्यरत है। उसके बाद हमारे हार्ट को यानी हमारे हृदय को जो है पंपिंग करता है कौन, तो फुसफुस धमनियां और फुसफुस शिराएं। यह हमारे शरीर को क्या करता है, पंपिंग करता है। यानी कि कहने का मतलब है, पंपिंग करना मतलब कि जो भी हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन आने के बाद जो है फुसफुस शिराएं के माध्यम में आता है, और फुसफुस शिराएं क्या करता है, उस को क्या करता है, ब्लड में यानी खून में उसे क्या करता है, भेजता है, और भेजने के बाद तुरंत जो है हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, स्रावित करता है। तो यह क्रियाएं जो है फुसफुस नलिकाएं की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में हमारे शरीर के जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि 4 चेंबर होते हैं, यानी कि 4 वेशम होते हैं। तो सबसे ऊपरी वेशम जो होता है बायां अलिंद का, और सबसे ऊपरी विषम होता है क्या का, दाहिना अलिंद का। और देखिए बायां अलिंद और दायां अलिंद ये हुआ, और उसके बाद होता है कि बायां निलय और दायां निलय कहाँ पे स्थित होता है, तो आपके हृदय के जस्ट नीचे में जो है यह झुका हुआ रहता है, दायां निलय और उसके साथ बायां निलय। तो यह क्रियाएं होती है। और इसी में जो है दायां निलय की क्या होती है, एक गांठ बनी होती है, यानी कि एकदम गोल सा जो है ऐसे बना होता है, जिसे जो है हम क्या कहते हैं, इसे जो है हम क्या कहेंगे बताइए, इसे जो कहेंगे अलिंदो निलय गांठ। तो इतना अगर आप याद रखते हैं और फिगर बनाना आप जान जाते हैं, तो आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 नंबर। क्योंकि 5 नंबर में जो है यह क्वेश्चन आपका आता है कि मानव हृदय का एक नामांकित चित्र बनाए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मानव हृदय के एक नामांकित चित्र को बनाए। ओके, उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र। यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कहने का मतलब है कि खून यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कैसे होता है हमारे शरीर में, कि ब्लड की क्रियाएं जो है हमारे शरीर में कैसी होती है। तो आप यहाँ भी फिगर देख रहे हो कि हमारे सामने जो है महाधमनी महाशिराएं सामने हैं, आपके पास फुफ्फुस नलिकाएं हैं, आपके सामने दो यहाँ दायां नीला बायां नीला, दायां अलिंद बायां अलिंद सामने है। ये सभी क्रियाएं जो है कभी भी आपके साथ ही छूटने वाला नहीं। तो जो फिगर आप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल आप जान सकते हैं आसानी से। तो हम जानेंगे सबसे पहले क्या यहाँ पे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है।
तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के क्रियाएं जो है क्या क्या होती है इसको हमें जानना पहले है। तो हृदय में स्वयं संकुचन करने की शक्ति है, यानी संकुचन मतलब क्या होता है, यह क्रियाएं जो है अपने अंदर किसी चीज को आकर्षित करने के लिए, यानी कि यह सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो इसमें यह शक्ति ऑटोमेटिक है कि हृदय में स्वयं संकुचन करने की शक्ति होती है। वह जो है प्रति मिनट कितना 72 बार संकुचन करता है, यानी कि 72 बार जो है धड़कता है। ऐसे आप देखे होंगे कि हृदय कैसे धड़कता है, बिल्कुल यूं धुक 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 ऐसे करता है ना आपका हृदय। जब आप अपने बाएं साइड में थोड़ा सा ऐसे हाथ रख के देखिए, देखिए ऐसे से हल्का हल्का सा करता होगा, क्योंकि हृदय जो है हमेशा क्या करता है, पंप करता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। तो यह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो आपको याद रखना है कि हृदय जो है 1 मिनट में, हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, यानी कि संकुचन करता है कितने बार, तो 72 बार। अर्थात अर्थात जो है, अर्थात यहां ध्यान देंगे एक से, यानी कि अर्थात, ठीक है, एक बार संकुचन में 0.8 सेकेंड लगता है। अब देखेंगे यहां बात आ गई कि एक बार धक से कर आपने किया, यानी एक बार धड़का, एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, धड़कन यानी धड़कन, धड़कन जो है एक बार में कितना सेकंड लगता है धड़कने में, तो 0.8 सेकंड लेता है। एक बार आपका धड़कन कितने बार में धड़कता है, तो 0.8 सेकंड में। और 0.8 सेकंड में 60 से अगर गुना करिएगा, 60 गुने 0.8 से करिएगा, तो 8 छक 48, यानी कि लगभग जो है यह कितने बार धड़क जाता है, लगभग 8 छक 48 बार में धड़केगा। और इस काल को 0.1 सेकंड तक अलिंद का संकुचन करता है और 0.60 सेकंड शिथिल अवस्था में रहता है। ठीक है, तो 0.8 में 0.8 में यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 60 गुने क्या कर लीजिए, 60 गुने 0.8 करिए, 0.8 करिए, देखिए जो है कितना बार यह धड़क रहा है, ये तो 8 छक 48 बार जो है यह क्या हो रहा है, धड़क रहा है। और 48 बार धड़कने के बाद, 48 बार धड़कने के बाद यह किस अवस्था में होता है, तो यह 60 सेकंड यहां लेता है, यानी कि इस काल में 0.1 सेकंड तक अलिंदों का संकुचन करता है, यानी कि 0.1 सेकंड लेता है, संकुचन करता है। और निलय में जो है 3 सेकंड, निलय में कितना, 3 सेकंड संकुचन होता है। ठीक है, तो यह सभी मिलाकर 0.7 सेकंड मिलाकर, 0.3 सेकंड मिलाकर और 0.1 सेकंड मिलाकर, ये सभी क्रियाएं करके जो है 1 मिनट में कितने बार दिल का धड़कना होता है, तो 72 बार जो है ये धड़कन क्रियाएं करता है। यानी कि इस चीज को बिल्कुल आप याद रखना है आपको, कैसे, तो इस चीज को याद रखिएगा कि प्रति मिनट कितना बार दिल धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, और अर्थात एक बार संकुचन, यानी कि एक बार का धड़कन 0.8 सेकेंड लगता है, एक बार का धड़कन 0.8 सेकेंड लगता है। इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कवर करता हूँ ताकि जो है आपको याद हो सके। रुकिए 1 मिनट। तो यहाँ आप क्लियर हो गया होगा कि अब जो है आपको क्या करना है, याद रखना है कि 1 मिनट में दिल का धड़कना कितना बार होता है, तो 72 बार होता है। एक बार संकुचन यानी एक बार धक से कर किया, कितने सेकंड लेता है, वह 8 सेकंड लेता है। ठीक है, और इस काल में 1 सेकंड तक अलिंद में रहता है। 1 सेकंड कहाँ रहता है, आपके अलिंद में रहता है, यहाँ अलिंद है, यहाँ पे 1 सेकंड जो है यह रुकता है। उसके बाद जो शेष 7 सेकंड जो है शिथिल अवस्था में रहता है, यानी रुका हुआ अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद निलय में जो है कितना सेकंड लेता है, तो यहाँ निलय की लाइनिंग है, यहाँ लेता है कितने, 0.3 सेकंड। ठीक है, उसके बाद सारा हृदय 0.4 सेकंड में तक शिथिल अवस्था में रहता है। हृदय के संकोचन प्रकोचन की अवस्थाएं जो है अनुशीलित कहलाता है। यानी कि यह क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से होती है, और यही इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग क्या है, जीवित है। तो आप बिल्कुल इस चीज को याद कर लिए होंगे, कोई भी यहाँ दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कि रुधिर परिवहन तंत्र जो है कैसे होता है आपके शरीर में। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम थोड़ा सा चलेंगे, तो हम चलेंगे यहाँ पे शिराएं के बारे में
कि शिराएं जो है क्या होती है। ठीक है, शिराएं के बारे में थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि शिराएं क्या होगी। तो शिराएं हम ध्यान देंगे कि धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है। शिराएं, महाधमनी और शिराएं, ये आपने पढ़ा है कि एक आपके शरीर में क्या होता है, महाधमनी, एक होता है महाशिरा। ठीक है, दो होता है, एक महाधमनी और एक महाशिरा। तो यह जो है आपके पास शिराएं का कार्य क्या होता है कि धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है और अंगों में सूक्ष्म कोशिकाओं में अंत हो जाती है। यानी कि यह जो भी शिराएं हैं वह क्या काम करेगा, शुद्ध रक्त को क्या करेगा, आपके हृदय में ले जाएगा। यानी कि हृदय में ले जाएगा तो महाधमनी का जो नस होता है डायरेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो हृदय से जो है जुड़ा हुआ रहता है। और अंगों में जो है ना, ये अंगों में जाएगा और सूक्ष्म कोशिका यानी छोटी छोटी कोशिकाओं में अंत हो जाएगा, यानी कि वह खत्म हो जाएगा, जिसके द्वारा जब खत्म होगा तो जिसके द्वारा अंग जो है पोषण और ऑक्सीजन रुधिर से ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि शिराएं का यही कार्य होता है कि अगर शिराएं शुद्ध रक्त को अपने शरीर में रखता है और जैसे ही वह सूक्ष्म कोशिकाओं के साथ मिलता है तो उसके साथ जो है क्या होता है, पोषण तत्व और उसके साथ ऑक्सीजन क्या करता है कि आपके रुधिर में प्रवेश कर जाता है, यानी कि ग्रहण कर लेता है, यानी प्रवेश हो जाता है। यानी कि रुधिर क्या, आरबीसी, यहाँ रुधिर जो आपके साथ रहेगा ये क्या रहेगा, आरबीसी रहेगा, यानी कि रेड ब्लड सेल ही जो है आपके शरीर में यह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन रुधिर से ग्रहण कर लेते हैं। इन कोशिकाओं से शिराएं प्रारंभ होती है, जिनके द्वारा जो है क्या होता है, पोषण और ऑक्सीजन से रहित रुधिर से ग्रहण कर लेते हैं। इन कोशिकाओं से शिराएं प्रारंभ होती है, जिनके द्वारा पोषण और ऑक्सीजन से रहित रुधिर हृदय को लौटाकर आता है, यही अशुद्ध रुधिर कहा जाता है। यानी कि जो भी आपके शरीर में क्रियाएं हो रही है वो सभी क्रियाएं किसकी होती है, तो आरबीसी की होती है। और आरबीसी में क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि शिराएं में हमेशा क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है, एकदम प्योर रक्त इसमें होता है। और जब यह ऑक्सीजन के साथ मिलता है और पोषण तत्व के साथ जो है मिलकर यह जो है पूरा भ्रमण करता है और भ्रमण करने के बाद फिर जो है शिराएं को लौटाता है किस स्थिति में, तो उसके लौटाता है किस स्थिति में, तो अशुद्ध रक्त की स्थिति में जो है उसे लौटा देता है कि भाई ये अशुद्ध रक्त हैं, आप इसे तुरंत क्या करो, बाहर की ओर निकाल दो। तो यही क्रिया होती है O2 और CO2 की। आप समझ लिए होंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि इसकी वजह से हमारे नासिक छिद्र से ही जुड़ा होता है क्या, आपके शिराएं, यानी कि महाधमनी और महाशिराएं जुड़ी होती है। और इनका यही कार्य होता है कि अशुद्ध ऑक्सीजन को क्या करना है, ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर की ओर निकालना। क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो क्या है, हमारे शरीर में पोषण तत्व का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पोषण तत्व का निर्माण होता है। वह जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तब हमारे शरीर में जो है पोषण तत्व विद्यमान रूप से कार्य करेंगे। और जब ये पोषण तत्व विद्यमान रूप से कार्य कर जाएंगे तो अशुद्ध रक्त जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से जो है बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो यहां तक जो है आपको क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत है, यस या नो में मुझे जवाब दे देंगे, यस या नो में मुझे जवाब देंगे, कोई दिक्कत है आपको। अब हम देखेंगे यहाँ पे महाधमनी का कार्य कि महाधमनी जो है क्या होता है। ठीक है, महाधमनी का अब हम लोग थोड़ा सा बारे में चर्चा करेंगे कि महाधमनी क्या होता है। तो यहां दिया गया है कि महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनियां हैं, जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होकर तथा जिससे वे ऑक्सीजन मिश्रित रक्त
सारे जो है शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी देहिक एवं फुस्फुसीय रक्त परिवहन करती है। यानी कि फुस्फुस नलिकाएं से जो है क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। इसलिए इससे जो है शरीर के सबसे बड़ी मुख धमनियां मानी जाती है। यह धमनियां जो है आपके यहाँ से जुड़ी होकर यहाँ तक जो है रहती है, और यह धमनियां पूरे शरीर में जो है क्या करती है, भ्रमण की क्रियाएं करती रहती है। तो जो क्या रहता है स्थित, यहाँ बाएं साइड में जो है क्या होता है आपका स्थित रहता है। और यह जो है नीलय से आरंभ होकर, नीलय से क्या होता है, आरंभ होती है, जिससे वह ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करती है। यह धमनियां देहिक एवं फुस्फुसीय रक्त परिवहन करती है। इसी की वजह से हमारे शरीर में टोटल ब्लड का जो है सर्कुलेशन क्रियाएं होती रहती है। ओके, यहां तक जो है आपको क्लियर है कि शिराएं आपने समझ लिया कि शिराएं क्या होगी। उसके बाद जो है महाधमनी समझ लिया। शिराएं और महाधमनी जो है आपका यहाँ क्लियर होगा। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे लिए क्या है। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सामने आ गया क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आएगा क्या, अब आएगा यहाँ पे हमारे सामने फुफ्फुस शिराएं। अब फुफ्फुस शिराएं जो है क्या होगी, फुफ्फुस शिराएं क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि फुफ्फुस शिराएं जो है हमारे लिए क्या होगा। चलिए, तो यहां लिखेंगे कि दाहिने फुफ्फुस से 3 और बाएं फुफ्फुस से 2 शिराएं शुद्ध रुधिर को बाएं अलिंदों में लाती है। यहां जो है थोड़ा सा जो है आप ध्यान देंगे, यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि दाहिने फुफ्फुस यानी कि यह हृदय है, तो हमारा दाहिना इस साइड बना, अब बाएं साइड हमारा इस साइड बना। ये मान लीजिए कि हमारा हृदय है, ठीक है, यह हमारा, मानो सपोज कि यह हमारा हृदय है। तो दाहिने फुफ्फुस के 3 और बाएं फुफ्फुस के 2 शिराएं, यहां से कितनी शिराएं, 3 शिराएं ऐसे, ठीक है, और बाएं साइड से कितने, 2 शिराएं, ठीक है। शुद्ध रुधिर को बाएं अलिंदों में लाती है। यहाँ किस बाएं अलिंद यह हुआ हमारा, तो बाएं अलिंद में क्या होती है, इसे यह लाती है। और दाहिने फुफ्फुस से आने वाली शिराएं, दाहिने फुफ्फुस से आने वाली मान लीजिए कि ये शिराएं, ठीक है, दाहिने सिरे से आने वाली ये शिराएं प्रायः आपस में जुड़कर 2 रह जाती है। ये आपस में 3 नलिकाएं हैं, लेकिन यह जुड़कर कितनी नलिकाएं बनेगी, ये 2 नलिकाएं ही आपके बन जाएगी। तो भी कभी कभी 3 मिलती है, जिसे अलिंद में एक ओर से 3 और दूसरी ओर से 2 शिराएं प्रवेश छिद्र में होती है। यानी कि जब भी ये शिराएं जो है आपस में अगर ऐसे मिलेगी तो इसमें जो है हमारा हृदय है, उसकी क्रियाएं जो है कैसी होगी, उसकी क्रियाएं कैसे होगी, तो उसकी क्रियाएं जो होगी छिद्र की आकार की होगी। उसकी क्रियाएं कैसे होगी, छिद्र की आकार की होगी, क्योंकि इसमें जो है उत्पन्न होने वाले जो है शुद्ध रक्त उसे क्या करेगा, पूरे शरीर में जो है एक भ्रमण क्रियाएं कराएगा। यह शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में हमारा क्या होता है, घूमता है। और जैसे ही हमारे शरीर में जब यह घूमेगा तो इससे क्या निकलेगा, हमारा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त कब होता है, तो हमारे शरीर में जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो यह भ्रमण करेगा। तो अगर मानिए सपोज कि चक्की आपने देखा होगा, चक्की आपने देखा है जिसमें जो है आटा पीसता है, देखे होंगे कि चक्की में जैसे ही हम गेहूं को डालते हैं तो आटा पीसना शुरू होता है। और खराब जो होते हैं वो चोकर के तौर पे जो है बाहर होते हैं, यानी जब उसे हम चालते हैं तब। तो जैसे ही ऑक्सीजन आपके शरीर में ये प्रवेश करेगा तो वो पूरे शरीर में जैसे ही भ्रमण करेगा, जैसे ही पूरे शरीर में भ्रमण करेगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा कि उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या हो जाएंगे, वो रक्त से मिले होते हैं। उत्पन्न होंगे जो भी पदार्थ जो खराब होंगे वो रक्त से मिले होते हैं, और तुरंत वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। तो यह जो है फुफ्फुस शिराएं का यही काम होता है कि यह डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की नशे से जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे ही फुफ्फुस शिराएं में जो है ब्लड जो है यह प्रवेश करता है, जैसे ही ब्लड जो है प्रवेश करता है और करने के बाद
यह अशुद्ध रक्त को क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है, यानी कि CO2 के रूप में जो है इसे बाहर की ओर निकालता है। रक्त बाहर नहीं निकलता है, उससे निकलने वाली हमारे सांस जो छोड़ते हैं उसमें CO2 में जो है गंदगी है, वो चीज को क्या करता है, बाहर निकल, रक्त आपका बाहर नहीं निकलता है। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ देखेंगे कि महाधमनी, शिराएं, ये जो है फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। फिगर के बारे में हमने चर्चा आपसे किया था मानव हृदय का नामांकित चित्र के बारे में। अब जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, यह रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कि रक्त का परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि रक्त का परिसंचरण तंत्र जो है हमारे दो नसें काम करती है, एक प्रधान बड़ी नसें काम करती है और दूसरा जो है हमारा फेफड़ा दोनों साइड का काम करता है। और इस फेफड़े के साथ जो है जुड़ा होता है क्या, हमारा फुफ्फुस नलिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। ये रेड वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, महाधमनी एक जुड़ी होती है और दूसरी वाली जुड़ी होती है कैसे, हरी वाली जुड़ी होती है प्रधान बड़ी नली के साथ जो है जुड़ी हुई रहती है। और इस दोनों परिसंचरण तंत्र के जो है बीच में क्या होता है, हृदय होता है। यह भाग जो आप देख रहे हैं ये आपके शरीर के पीछे का भाग है, यानी गर्दन से नीचे जब जाइएगा तो ऐसे भाग जो है आपके शरीर को देखने को मिलेगा। तो ऐसे पीछे भाग से जो है हम कोई भी काम करेंगे, अगर पीछे के भाग से जो है आपको पढ़ाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपको समझ में आता है। इसलिए आता है क्योंकि पीछे का भाग से स्पष्ट रूप से कोई भी वस्तुएं जो है दिखाई देती है। तो यह पीछे का भाग है, यह हमारा क्या है, हृदय है। और हृदय जो है यह है रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है फिगर है। तो एग्जाम में कहीं भी आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो आप जो है ऐसे बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग चलेंगे, थोड़े से प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अब जो है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद आपने सुना भी होगा, शायद आपने देखा भी होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए कोई भी आपसे यह सवाल पूछ सकता है या आप किसी से भी यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह भी आई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, पहला क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कैसे होगा। तो यहाँ आंसर दिया गया है कि निलय के संकुचित होने पर, निलय के संकुचित होने पर फुसफुसी धमनी में होता है, सॉरी, निलय के संकुचित होने पर फुसफुसी धमनी में होता हुआ फुफ्फुस में जो है चला जाता है। वह ऑक्सीजन लेकर रुधिर चार फुफ्फुसी शिराएं द्वारा बाएं अलिंदों में जाता है। उसके संकुचन करने पर रुधिर बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय में संकुचित होने पर रुधिर महाधमनी और अग्रसर हो जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाएं कैसे होती है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाएं जो है फुफ्फुस नलिकाओं के द्वारा जो है होती है, जो शुद्ध रक्त को जो है ये शरीर में भेजने का कार्य करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र समझे बिल्कुल कि रक्त परिसंचरण तंत्र हम उसे कहेंगे जो शुद्ध रक्तों को ऑक्सीजन के द्वारा जो है हमारे शरीर में भ्रमण कराता है। और भ्रमण कराने के बाद जो है दायां अलिंद बायां अलिंद दायां निलय बाएं निलय से मिलते हुए महाधमनी से अग्रसर जाकर जो है यह मिल जाता है। उसे ही क्या कहेंगे, रक्त का परिसंचरण तंत्र कहेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपके पास, परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के परिसंचरण तंत्र, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बताएंगे अभी आपको, जिसमें क्रमशः खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ आपके पास, बंद परिसंचरण तंत्र, यह दूसरा हुआ। ठीक है, तो
रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के, तो रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण के प्रकार दो कहते हैं। जैसे कि लिए यहाँ दिया गया है कि गैसीय परिवहन लाल रुधिर कणिकाएं हेमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये क्रिया पूर्ण करता है, इसलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार के जो होंगे आपके क्या होंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र होंगे। उसके बाद जो है यहाँ हम देखेंगे कि खून का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपके लिए जो है क्लास 10th में पढ़ भी सकते हैं, क्लास 12th में पढ़ सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का खून का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, खून का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये देखिए खून का रंग सिर्फ लाल होता है। हम जानते हैं कि यह खून का रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है, बट उसके साथ कंडीशन क्या होता है, इस चीज को भी जानेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या प्रोटीन जिसमें जो है ऑक्सीजन होता है, जिसे जो हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके प्रत्येक अणु में आयरन के 4 परमाणु होते हैं जो लाल प्रकाश को दर्शाते हैं, हमारे खून को लाल रंग देते हैं। यानी अब देखेंगे यहाँ पे बात आती है आपकी कैसे, यह जो है ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जैसे आप लेते हैं तो वो प्रोटीन के साथ मिल जाता है, ठीक है। और मिलने के बाद जो है अणु के कितने भाग होते हैं, तो अणु के 4 भाग, अणु के कितने 4 भाग आपस में क्या होते हैं, परमाणुओं के साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है खून का रंग हमारा हो जाता है कैसे, लाल। किसके वजह से होता है, तो आप हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तब भी हमें इस चीज को बताया गया है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा लाल रक्त होता है। बट क्या कि जब जो है आपका ब्लड जब तैयार होता है, ये ब्लड की थैली है मानो, यहाँ पे ये ब्लड जो है आपका यहाँ क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, और यहाँ पे एक ऐसी कुंडली सी बनी होती है, और इस कुंडली से ब्लड जो है आपके शरीर में जो है यह क्या करता है, भ्रमण क्रियाएं करना शुरू होता है। उस समय हमारा शरीर का ब्लड जो है किस कलर का होता है, जब खून बनता है, तैयार हो रहा है खून, तो उस समय होता है, आप याद रखिएगा कि हल्का नीला, हल्का कैसा होता है, नीला क्षारीय होता है, हल्का नीला क्षारीय कलर का होता है। और इसी जोड़ पे, इसी मोड़ पे जो है क्या होता है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन थैली होती है, हीमोग्लोबिन थैली होती है। और हीमोग्लोबिन थैली के साथ जो है यह रक्त जैसे ही स्रावित होगा तो हीमोग्लोबिन थैली से क्या होगा, मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा यह तो किस कलर में जाएगा, यह लाल कलर में होते हुए आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो यह आप समझ लिए कि लाल प्रकाश को दर्शाता है, यानी कि लाल रंग का हो जाता है कब, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रहती है तब। ओके, तो यहां तक क्लियर होगा कि खून का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने कि मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं। हमारा मानव शरीर है, इसमें तंत्र जो है कितने होते हैं, तो आपके शरीर में तंत्र जान लीजिए कि मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में 9 प्रमुख अंग प्रणालियां, पूर्णांग प्रणाली, मस्क्यूलोस्केलेटल प्रणाली, श्वसन प्रणाली, संचार प्रणाली, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र। 9 हो गए, यानी कि एक जो है पहला प्रणाली क्या हो जाएगा आपके सामने, तो एक प्रणाली जो होगा, मान लो यहां से लेते हैं तो एक, यह हुआ 2, यह हुआ 3, यह हुआ 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। आपके शरीर में तंत्र कितने होते हैं, तो आपके शरीर में तंत्र जो होते हैं 9। पहला मस्कुलो
एस्केटेसल एक, दूसरा श्वसन, तीसरा संचार, चौथा पाचन, पांचवा उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, अंशस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो यह आपके शरीर में कितने तंत्र होते हैं? तो आपके शरीर में जो है कितने 9 तंत्र पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद जो है, अब शायद आपकी क्लास इतना ही तक था शायद। लो भाई, अब तो बड़ी समस्या आ गई भाई, अब कैसे क्या होगा? 45 मिनट की क्लास तो होगी नहीं। चलेंगे, अब कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा।